तो पहली बात तो इस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि हमारा आज ही मूल्यांकन हो। चिंता से इसलिए मुक्त हो जाना चाहिए कि सबसे भले विमूढ़ जिन्होंने व्यापे जगत गति, वरना आज भी कोई विद्यार्थी या कोई साहित्य का पाठक कबीर का, रहीम का, तुलसी का ज़्यादा से ज़्यादा आते आते मैथिली शरण गुप्त तक का या निराला तक के तो पद्य उदाहरण में देता है, लोकोक्ति में बोलता है, लेकिन कितने ही बड़े कवि रहे हों उनकी कविता तो नहीं सुनाता। कितने लोग हैं कुंवर नारायण की कविता को उद्धरण में लेता है। क्यों पढ़े कुंवर नारायण में, क्यों पढ़े? मैं आप ये तो बताओ। हम तो निराला को पढ़ते हैं कि निराला के ऐसा क्या कारण रहा कि निराला के बाद और अधिक से अधिक रामधारी सिंह दिनकर के बाद, जी को पढ़िए, नागार्जुन को पढ़िए, भाई बिहार की धरती से इतने बड़े बड़े कवि हुए। रामधारी सिंह दिनकर के बाद, नागार्जुन के बाद वो उद्धरणीयता खत्म हो गई साहित्यकारों की, कविता में तो कम से कम, क्योंकि कविताओं को कम छाप रहे हैं। तो इसका तो छाप तो इसलिए नहीं रहे, कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो छाप क्या करेगा? वो तो व्यापारी है। इसलिए इसका सीधा सीधा कारण, दो कारण है। एक कारण तो यह है कि पढ़ते हुए की ग्राह्यता और सुनते हुए की ग्राह्यता में बहुत अंतर होता है। और ये बात धीरे धीरे, जब जो हमारी पूरी परंपरा श्रव्य माध्यम पे आधारित थी कि आप बात बात में सुना सकते हैं, गा के सुना सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं, इस अंतर को जब तक महसूस नहीं किया जाएगा कि अब उसको सुनने के लिए नहीं है साहित्य, कविता सुनने के लिए नहीं है, कविता पढ़ने के लिए है। अब पोइम ऑन द पेज जब सामने आ गई तो वो पहली लाइन भी पढ़ सकता है और बाद की 10वीं लाइन भी पढ़ सकता है, फिर एक पेज पलट सकता है। सुनते हुए के पास ये सुविधा नहीं है। सुनते के लिए तो उस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में जो सुनाया है वही सुनेगा, फिर बाद में नहीं कहेगा नहीं नहीं छठी लाइन पहले जो पहले बोली थी वो वापस सुनाइए। इसलिए कविता में यह अंतर जो आया है वो उसके स्ट्रक्चर के कारण, उसका जो काव्यात्मक गठन जो बदला है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसलिए आज कविता में जटिलता आई है।